Hi everyone, welcome to Manu Isu ACCA classes. So in this video we are going to do Ding company question. Okay, so question first requirement is to calculate the present value of cost of borrowing to buy, and second for the part A, second requirement is calculate the present value of cost of leasing. Okay, and after that in third part it has been asked to which option is more attractive in the financial terms to Ding company. Okay, so now let's read out the question and we will do calculation one by one. Ding company is a small company that is finding its difficulty to raise the fund to acquire the new machines costing 750 thousand. Ding company would ideally like a 4 years loan for the full purchase price at a before tax interest rate of 8.6% per year. The things you have to remember here is in case of you are comparing the cost of buying or cost of leasing, first of all we have to calculate the NPV, right? And after that whichever the option is lowest one, we're gonna be choose that. Okay, but one thing you have to remember is कि जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या फिर लीज कैलकुलेट करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के केस में हमेशा हम लोग लोन लेके ही परचेज करेंगे, अपने जेब से पैसे नहीं डालेंगे एसेट खरीदने के लिए. ओके, तो अगर लोन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, एंड वो इंटरेस्ट जो हम लोग पे करेंगे एंड दैट इंटरेस्ट परसेंट, जैसे यहाँ फॉर लाइक इन आवर केसेस 8.6% इंटरेस्ट पे कर रहा है, हम लोग ये इंटरेस्ट रेट यूज करके डिस्काउंटिंग करेंगे इन द बोथ मेथड, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी एंड आपका कॉस्ट ऑफ लीजिंग में भी. सी ये मिस्टेक पॉइंट है, मैं कुछ पॉइंट बोलूंगी, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे मिस्टेक करते ही है बच्चे, सो यू हैव टू बी केयरफुल. फर्स्ट हम लोग को ये याद करना है कि हम लोग अगर बाई कर रहे हैं एसेट, इन दैट केस वी आर गोइंग टू टेक ए लोन एंड फॉर टू परचेज दैट मशीन, एंड उस लोन पे हम लोग जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो इंटरेस्ट यूज लेंगे हम लोग टू डिस्काउंटिंग करने के लिए दोनों मेथड में, इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड कॉस्ट ऑफ लीज. आपको दूसरा पॉइंट क्या याद करना है, जो ये इंटरेस्ट रेट लेंगे ना, इट शुड बी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. आई रिपीट, इट शुड बी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दोनों मेथड के लिए. ओके, यहाँ पे क्या है, ये बिफोर टैक्स इंटरेस्ट दिया है, हम लोग को इसको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा. ठीक है, एंड अगर आपको लाइक क्वेश्चन में बोल दिया इग्नोर टैक्सेशन, इन दैट केस यू डोंट हैव टू ये पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग लेने की जरूरत नहीं है. अगर इग्नोर टैक्सेशन बोल दिया तो, बट नहीं बोलेगा जहाँ तक लगता है मुझे, इसलिए आपको लेना है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग दोनों केसेस के लिए. ठीक है, third the point you have to remember is that in both option in the lease and the borrowing, आपका जो सिमिलैरिटी है ना, दैट शुडंट बी आई मीन कंसिडर, उसको उस कॉस्ट को लेना ही नहीं है वाइल कैलकुलेटिंग द एनपी. जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन बोल देगा इन द बोथ ऑप्शन द कंपनी गोना बी सेव अमाउंट 22,000 पर ईयर, ऐसे करके. अब बोथ ऑप्शन में है, इसको नहीं भी इंक्लूड करोगे तो भी चलेगा, बट ठीक है इंक्लूड कर दिए तभी ठीक, बट नहीं करना है, सिमिलैरिटी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. अगर क्वेश्चन बोला है कि सिर्फ बाई में ये सेविंग हो रहा है, बोरोइंग में नहीं हो रहा है, इन दैट केस यू हैव टू चूज, आई मीन आपको दिखाना पड़ेगा, वो कॉस्ट आपको दिखाना पड़ेगा जिसमें वो. मेरे जस्ट पॉइंट इज दैट कि आपको यहाँ पे डिफरेंस लेना है. ठीक है, जो लाइक कॉस्ट ऑफ बोरिंग में टैक्स आई मीन टैक्स बोलो सेविंग हो रही है या फिर कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो लेना है, जो लीज में आपका कॉस्ट इंकर्ड हो रही है या बेनिफिट हो रही है वो लेना है. अगर दोनों में सेम हो रही है, इन दैट केस यू कैन ओमिट. ओके, ये चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है, अदरवाइज यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हो. तो ये जस्ट ये कहने का पॉइंट मेरा यही था कि यहाँ पे इससे बिफोर टैक्स इंटरेस्ट दिया है, इट शुड बी आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, एंड इसी परसेंटेज को यूज करके हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे इन द बोथ मेथड. ओके, द मशीन वुड हैव ए एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 4 years, मीन्स मशीन का लाइफ है आपका ईयर 0, 1, 2, 3, 4. ओके, एंड हमारा इनिशियल कॉस्ट भी दिया है, मतलब परचेज अमाउंट -75123, ऊपर में ही बोल दिया था. एट द एंड ऑफ दिस पीरियड द मशीन वुड हैव ए रेजिडुअल वैल्यू, मैं शॉर्टकट में लिखूंगी, ऑफ 50,000 एंड ऑफ द ईयर में.
द टैक्स अलाउबल सर्विसिंग कॉस्ट फॉर द मशीन वुड बी 23,000 पर ईयर। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, देखो ये जो सर्विसिंग कॉस्ट है, तो क्वेश्चन टोल्ड ये आपका टैक्स अलाउबल है। जिन्होंने टैक्स दिया होगा उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि टैक्स अथॉरिटी जो होते हैं ना, दे वॉन्ट कंसिडर सम एक्सपेंस, वो टैक्स डिडक्टिबल बोलते हैं, तुम लोग मानो हम लोग नहीं मानेंगे एक्सपेंस को। आपने प्रॉफिट अकाउंटिंग जब प्रिपेयर करो वहाँ दिखाओ, मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दो, इसको हटा के दो, तब कैलकुलेट करो कितना प्रॉफिट आता है, उस पर मैं टैक्स लूँगा। ठीक है, पॉइंट इज कि उन लोग के अकॉर्डिंग कुछ एक्सपेंस ना भी हो सकता है, जो हम लोग भी नहीं मानते होंगे उनके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस हो भी सकता है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ोगे टैक्स तो पता होगा, इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे ये टैक्स अलाउबल सर्विसिंग कॉस्ट बोल दिया, मतलब ये टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। अगर नहीं बोला तो इस पर टैक्स हम लोग चार्ज नहीं करते। ओके उसके बाद क्वेश्चन बोला टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन द फुल परचेज प्राइस वुड बी अवेलेबल ऑन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। ओके, सो पहले हम लोग टैक्सेबल कैश फ्लो तो कैलकुलेट कर लें, है ना। सो सम ये हो गया हमारा कॉपी शिफ्ट पेस्ट। ओके, अब इस पे हम लोग क्या लेंगे, टैक्स। अब टैक्स रेट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा आगे। एलईजी कंपनी हैज ऑफर्ड ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय डिंग कंपनी कुड हैव यूज ऑफ द न्यू मशीन फॉर द 4 years इन द एक्सचेंज ऑफ फॉर एनुअल लीज रेंटल पेमेंट ऑफ 200,000। ये आपका कॉस्ट ऑफ लीजिंग के लिए यूजफुल होगा, इसका भी हम लोग फॉर्मेट बना के चलते हैं। ओके, सो ये भी 4 years के लिए है, ईयर 0 1 2 3 4। ओके, तो लीज पेमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग, लीज पेमेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। ओके लेंट एनुअल लीज रेंटल पेमेंट ऑफ 200,000 पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईच ईयर। ये ध्यान देने वाली बात है, ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट ऑफ द ईच ईयर मतलब एडवांस पेमेंट, मतलब 200 1 2 3। ठीक है, और कितना है, 4 years के लिए है, और स्टार्ट ऑफ द पीरियड में पे कर रहा है, मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर मतलब ईयर 3 तक ही होगा। अब 4 तक मत ले जाना आप लोग, वरना 5 साल का हो जाएगा। ये 4 years बोल रहा है एंड पेबल एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, मतलब एडवांस का केस है। ठीक है, the contract states that leasing company would undertake the maintenance of the machine at no additional cost to Ding company. Obviously, अगर long term lease lease के केस में क्या होता है, मेंटेनेंस हमारा 2 लीज होता है, एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म वाले में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन करता है आपका, जनरली लीजर ही करता है। बट अगर लाइक लॉन्ग टर्म लीज है ना, इन दैट केस आपका वो लेसी रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि लेजर रिस्पॉन्सिबल है, सो हम लोग को कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। एट द एंड ऑफ द 4 year लीजिंग कंपनी वुड रिमूव द मशीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ डिंग कंपनी। ओके ठीक है, हमारा टैक्सेबल कैश फ्लो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है डिंग कंपनी पे कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 30% 1 year इन द एरियर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 1 years इन एरियर्स, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव है तो हम लोग क्या मिलेगा, टैक्स अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो उस पर रिलीफ मिल जाएगा, तो कितना 30%। ठीक है, सिमिलरली बाकी साल के लिए कैलकुलेट करते हैं और इसको एक साल फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज टैक्स 1 year का ईयर 2 में पे होगा, बिकॉज 1 year एरियर्स बोल रहा है क्वेश्चन। ओके ओके, तो ये हमारा टैक्स का हो गया हिसाब किताब। नाउ अब टैक्स रिलीफ मिलेगा ना, उस पर भी एसेट बाई कर रहे हैं तो उस पर हम लोग को टैक्स रिलीफ भी मिलेगा ना, वो अब कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था, 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो सबसे पहले हमारा कॉस्ट क्या है, 750 1 2 3 इंटू 25% डेप्रिसिएशन का और 30% हमारा टैक्स का। ठीक है अब इसका 75% सेकेंड ईयर में, फिर इसका 75% थर्ड ईयर में, एंड इन द लास्ट ईयर आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट लेना है विच इज 750 1 2 3। जस्ट वेट, व्हाट आई डिड, ये 7 एक जीरो और लगेगा यहाँ पे,
ओके, अब ठीक है। ओके, अब हम लोग लेंगे 750,123 माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू 50,000, ठीक है। अब इस पे जो हम लोग डायरेक्ट लास्ट ईयर में तुम लोग को ये टैक्स क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग टैक्स लगाएंगे। अब यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, ये हमारा टोटल टैक्स रिलीफ है मशीन में, ये टोटल टैक्स रिलीफ है। कुछ तो हम लोग ने पहले ही क्लेम कर चुके हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सारे जो भी क्लेम किया है पहले हम लोग, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस ऑल अमाउंट एंड इन द फाइनल वी विल गेट 792 क्या 79,921.88। इसका आप एक दूसरा मेथड भी है, मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, सो आई मस्ट से कि आप एक बार जाके देखो, उस मेथड से भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब टैक्स तो बोल रखा था 1 ईयर एरियर्स में पे होता है ना, इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे आगे की ओर। ओके, सो फॉर द ईयर 5, अब ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का। सो नेट कैश फ्लो के क्या हो जाएगा, ओके, सो दिस गोना बी ऐसे, ओके। सो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनपीवी में। अब मैं ना एनपीवी का डायरेक्ट फंक्शन यूज़ करके आई यूज टू कैलकुलेट एनपीवी, आप भी एग्जाम में कर सकते हो। ओह एक सेकेंड, अभी तो हम लोग ने वो कैलकुलेट ही नहीं किया ना, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। एक सेकेंड, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब ये कैसे पता चले, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली 1 माइनस 8.6%, सॉरी 8.6% इंटू 1 माइनस 30%, ओके। सो ये हमारा कैलकुलेट हो गया 6%, ठीक है। एंड आई विल यूज एनपीवी फंक्शन इन एक्सेल वाला to calculate the NPV, and you can also use this function in exam, applicable है, ठीक है। and shortcut भी time saving है, but you need to have a good practice, तब एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना आया, एक सेकेंड, just wait, I did some mistake I think, ये किसका से, ओके या व्हाट आई डिड ना, यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू में टैक्स नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको नीचे लिखती थी, आज पहली बार ऊपर लिखा, गलती हो गई। ये आपका रेजिडुअल वैल्यू जो होता है ना, इस पर टैक्स नहीं लगता है, और आपको जस्ट एक मिनट बताती हूँ। हाँ अब ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रहेगी, चलो कि रेजिडुअल वैल्यू पे टैक्स नहीं लगता है ना, मिस्टेक करके ही कुछ सीखते हैं। तो नाउ assume some
ठीक है, ओके। सो अब हमारा NPV आ चुका है विच इज़ 7972391, ठीक है। एंड आप अगर चाहो तो लाइक डिस्काउंट फैक्टर @6% भी निकाल के कर सकते हो ऐसे। 1 + ठीक है। एंड आपको यहाँ पे आएगा PV into this copy sheet, ठीक है। एंड इसके बाद इसको सम करते हैं। सो नाउ सम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो हमारा NPV यहाँ पे भी आ जाएगा। सो कुछ डिफरेंस है वो जस्ट पॉइंट की वजह से, अदरवाइज सेम है। और ये डिफरेंस आने का रीज़न पता है क्या? एक सेकेंड बताती हूँ। ओके, ये है ना, यहाँ पे 6% हटा दो और ये वाला 6% सिलेक्ट कर लो एंड देन सी। एक सेकेंड, ये कांस्टेंट होगा, ये जो है कांस्टेंट चेंज हो गया वैल्यू। ओके, कॉपी शीट, ये हमारा आ गया डिस्काउंट फैक्टर एंड सी। अब सेम आया आपका। ये डिफरेंस इसलिए आया बिकॉज अब मैंने ये 6% तो उसको लाइक राउंड अप तो किया, बट एक्सेल में वो पॉइंट ले ही लेता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये डिफरेंस आ रही है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सेम है, ओके। ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का। नाउ इट्स टर्न फॉर टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ लीज, है ना। सो अब टैक्स, अब यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, क्यों? बिकॉज नेगेटिव है एंड ये पेमेंट इज टैक्स अलाउबल, मतलब टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, तो हम लोग को टैक्स रिलीफ मिलेगा। एंड वो ऐसे होगा इंटू 30%, ठीक है। कॉपी 4 साल के लिए। अब तो टैक्स तो बोला है कि 1 ईयर एरियर्स में पे होगा, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी मिस्टेक कर सकते हो। मिस्टेक इन द सेंस आप लाइक आपको लगेगा ये तो यहाँ पे हम लोग पे कर रहे हैं, इसका टैक्स 1 ईयर एरियर्स तो यहाँ पे आएगा, नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। आपका एक भले एडवांस में पे कर रहे हो, बट ये जो 1 ईयर का पेमेंट है एंड इसका टैक्स पे होगा इन ईयर 2। ये चीज़ भी मिस्टेक करने का ध्यान पॉइंट है। So now we have a net cash flow SUM ओके। सो NPV मैं फंक्शन यूज़ करूँगी डायरेक्टली। सो NPV यहाँ पे, अब यहाँ पे 6% डालूँ तो एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगा, अदरवाइज ये ऊपर का सिलेक्ट करूँ तो पॉइंट मिलेगा, हल्का राउंडिंग डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ओके, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये है ना, बताती हूँ जस्ट वेट। ये ऊपर का सिलेक्ट करो प्लस NPV, अगर मैं 6% डाल दूँ तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बुक का आंसर आएगा, ठीक है। हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ पॉइंट के लिए। तो ये बस मैं यहाँ पे ऊपर का वैल्यू ले रही हूँ ना, दैट्स वाई ये पूरा पॉइंट ले रहा है 6%। ये तो यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली 6% ये थोड़ी ना है, आपका देखो पॉइंट है, वो पॉइंट को भी ले रहा है, इसलिए थोड़ी डिफरेंस आ रही है, ओके। सो अब हम लोग ने NPV दोनों का कैलकुलेट कर। नाउ इट्स टाइम टू रिकमेंड कौन सा ऑप्शन बेटर है। इन दोनों में से लोअर कौन सा है, पता
आपको पता होगा, बताइए लोअर कौन सा है आपको, 597391 या फिर 538393। तो अगर ऐसे लाइक कंफ्यूजन हो कि कौन सा लोअर है, क्योंकि नेगेटिव टर्म में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो ब्रैकेट को हटा दो, तब देखो लोअर कौन सा है। इट्स 538393, मतलब आपका लीजिंग वाला ऑप्शन इज मोर बेटर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो नाउ यहाँ पे आपको रिकमेंड करना होगा कि एनपीवी और कॉस्ट ऑफ लीजिंग, NPV or cost of leasing is lower or cheaper than the cost of borrowing. Therefore, on the financial term, Ding company should lease the assets rather than the buy. ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या कहता है, पार्ट बी का 1, डिस्कस जनरल रीजन वाई इन्वेस्टमेंट कैपिटल में बी रैशन। ठीक है, अब कैपिटल रैशनिंग क्या होती है, सबसे पहली बात कि लाइक हमारे पास बहुत सारे एनपीवी मतलब पॉजिटिव प्रोजेक्ट होते हैं, हम लोग इन्वेस्ट ही कब करते हैं, व्हेन द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बट ऐसा हो सकता है कंपनी के पास फंड ना हो सारे एनपीवी पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। इन दैट केस आपका वो कैपिटल रैशनिंग आती है। ओके, अब ये इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक हार्ड कैपिटल रैशनिंग, एक सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग। हार्ड कैपिटल रैशनिंग इन द सेंस आपके पास लाइक कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको लाइक फंड देने से रोक लगा रही है, वहां से आपका फंड का लिमिटेशन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड हार्ड। एंड सॉफ्ट वाला लाइक कंपनी खुद ही वो इम्पोज कर रही है रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंड, उसको कहेंगे सॉफ्ट, ठीक है। एंड इसको अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज इसका शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाइक इसे आई मीन ये सेक्शन सी में आ सकता है लिखने के लिए। ओके, तो ये चीज़ अच्छे से कर लेना है, इसको एक्सप्लेन भी यहाँ पे करना होगा। हार्ड कैपिटल रैशनिंग की होता है मतलब रीज़न क्या 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 ऑप्शन, जैसे कि लाइक मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रहा है, या फिर आपका बैंक ही क्रेडिट देने से रोक रहा है, नहीं क्रेडिट दे रहा है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर कंपनी खुद ही न्यू स्टार्टअप है लाइक एसएमई है, उसको फंड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कोई फंड उसको दे ही नहीं रहा है, उसके पास कोई पास ट्रैक हिस्ट्री ही नहीं है, ये सब रीजन हो सकती है। और सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग का रीजन क्या हो सकता है, लाइक कंपनी के पास वैसा मैनेजर ही नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजर जो इन चीज़ों को मैनेज करे, या फिर कंपनी सोच रही होगी बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है एक लिमिटेशन। और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये सब आप लाइक एक्सप्लेन करना होगा। ओके, मार्क्स भी देख लेना, इट्स फॉर द 6 marks. Now discuss the way in which the external capital rationing experienced by the company might be overcome. अब जैसे कि अब जैसे आपका ये जैसे कि क्या है, एक्सटर्नल कैपिटल रैशनिंग मतलब हार्ड कैपिटल रैशनिंग। तो जनरली एसएमई के लिए मान लो कि ये कैसे, अब यहाँ पे डिंग कंपनी को बोल रहा है, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, डिस्कस द वे इन विच एक्सटर्नल कैपिटल रैशनिंग एक्सपीरियंस बाय डिंग कंपनी, ठीक है, डिंग कंपनी। डिंग कंपनी क्या है यहाँ पे बोल रखा है डिंग कंपनी जो स्मॉल कंपनी, ठीक है, ये एसएमई है, कि कैसे इसको रैशन मतलब कैसे इसको ओवरकम कर सकती है। तो एसएमई के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह बहुत सारे हैं, या फिर आपका जॉइंट वेंचर है, क्राउड फंडिंग है, गवर्नमेंट का कुछ ग्रांट वगैरह है, या फिर ये वेंचर कैपिटल, ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स देख देख के। तो आपको यहाँ पर ये सब एक्सप्लेन करना होगा इसके थ्रू, और ये क्राउड फंडिंग क्या होता है, कैसे मतलब ओवरकम करेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। सो इजी है, उतना टफ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट में वी विल डू द प्रॉफिट कंपनी। ओके, ये सब पास्ट क्वेश्चन है, डू इट केयरफुली। ओके।